हम सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश को देश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से रोल मॉडल मध्य प्रदेश एक नंबर बनाने के लिए संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ग के अंदर भी हमने इस दिशा में कई प्रकार की चर्चाओं के साथ कि मध्य प्रदेश देश का एक नंबर राज्य, एक रोल मॉडल राज्य बनेगा, उसके कई प्रकार के पैमानों पर भी हमने चर्चाएं की हैं। नहीं, चुनाव ये कोई टारगेट, पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है और विधायक भी हमारा कार्यकर्ता है। सभी इस दिशा में नगर निकाय के चुनाव की संचालन समिति बनी है, उमाशंकर गुप्ता जी उसके संयोजक हैं, उसकी टीम बनी है और चुनाव हमारा कार्यक्रम है। नगर निकाय के चुनाव की तैयारी जिन कार्यकर्ताओं को काम दिए हैं वो जमीन पर ताकत के साथ लगे हैं। जब चुनाव होंगे आपको प्रत्येक सीट प्रचंड बहुमत से जीत करके भारतीय जनता पार्टी इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाएगी। निश्चित रूप से सब वरिष्ठ लोगों ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर यहाँ पर अपने विचार रखे हैं और उससे कई नई चीज़ें ऐसी आई हैं जो हम लोगों को काम करने में सुविधा होगी, जो हम लोग कई बार ध्यान नहीं रखते, और इसलिए बड़ा प्रेरणादायी और ऊर्जा से भरा हुआ ये वर्ग हुआ है जिसका प्रदेश को लाभ मिलेगा। अपने जीवन का अद्भुत जो हम सोच नहीं सकते तो वो सीखने को मिल रहा है। सबके सब अपने क्षेत्र को जितना हम मजबूत करेंगे उतना फायदा हमको होगा। आज जो कुछ फोकस था विधायकों के कार्य करने की शैली पर, काम करिए, क्षेत्र में जाइए, संबंध बनाइए, समन्वय करिए, दौरे करिए, कभी गुस्सा मत लाइए, प्रसन्न रहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज जो हम जीते हैं उनके कारण, उनके सम्मान में कभी कमी नहीं आया, ये सीखने को मिला। जो भी आत्ममंथन हम लोगों ने किया है, इस आत्ममंथन में जो भी सार निकला है, जो भी अमृत निकला है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, अपनी दिनचर्या में लाएंगे और समाज सेवा की जिस दृष्टि से, जिस जनसेवा की दृष्टि से हम लोग विधायक मंत्री बने हैं वो पूर्ण करेंगे। ये विश्वास हम लोगों को आज के बाद हुआ है कि नहीं, जो विषयों पर लोगों ने बोला है, नेताओं ने बोला है, वो सही शिक्षा थी, उसको जीवन में उतारना है। ये तो गुटबाजी कांग्रेस के ज़माने की बीती बात हो गई। यहाँ तो सत्ता संगठन बहुत ही मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा का अंतराकलह और ज़्यादा खुलकर सामने आ गया है। 40-50 विधायकों ने इस प्रशिक्षण से दूरी बनाई। उमा भारती, सुमित्रा महाजन, कृष्ण मुरारी मोघे जैसे बड़े बड़े नेता नदारद रहे और अब प्रशिक्षण के बाद संगठन ने ताल ठोकी है कि सरकार में और भाजपा में जो भी निर्णय होंगे अब संगठन की अनुमति से होंगे। संगठन द्वारा सत्ता पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आज का हमारा मुद्दा है सब नतमस्तक संगठन फर्स्ट। तो आपने देखा कि बीजेपी का 2 दिवसीय ये जो प्रशिक्षण सत्र था ये अपने अंदाज में शुरू हुआ और अपने अंदाज में ख़त्म हुआ और कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। कांग्रेस देखने की कोशिश कर रही है, ये उसका अधिकार है विपक्ष के नाते और बिल्कुल ठीक है, उसको देखना ही चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी का ये प्रशिक्षण वर्ग बिल्कुल उसी तरह आरंभ हुआ और समाप्त हुआ जैसा बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें प्रसन्न मुद्रा में नेता शामिल होते हैं, प्रशिक्षण वर्ग की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उसके साथ सबका स्वर यही होता है कि बहुत बढ़िया समन्वय के साथ हमने कई बेहतरीन वैल्यू सिस्टम्स को भी यहाँ ग्रहण किया है और किस तरह से हम सरकार और संगठन इनके बीच में समन्वय की धारा को और सबल करते हुए, मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, इस पर भी हमने काफ़ी न सिर्फ बड़े नेताओं की भूमिका और उनके मार्गदर्शन को सुना है, बल्कि हम खुद भी भीतर से और मजबूत हुए हैं कि इस कड़ी को हम और चमकदार बनाएंगे और सुनहरा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये बीजेपी की ताकत ज़रूर है, लेकिन क्या जिस तरह की बातें इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हुई हैं और जिस तरह के समन्वय का दावा वो मेहमान भी कर रहे हैं जो बीजेपी का हिस्सा हैं, चाहे गोविंद सिंह राजपूत की बात करें या तुलसी सिलावट जी की बात करें, तो सब कुछ बहुत आदर्श और बेहतर दिखता है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये परिस्थितियां जैसी दिखाई जा रही हैं या दिख रही हैं वैसी नहीं हैं तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती बनती है। लेकिन आमतौर पर बीजेपी इन चीज़ों को लेकर न सिर्फ बहुत सजग रहती है, बल्कि उसकी कोशिश भी रहती है कि इस तरह के जो प्रशिक्षण वर्ग हैं उसमें औपचारिक सत्रों के साथ साथ कुछ ऐसे अनौपचारिक सत्र भी हैं जहां मैसेजिंग बड़ी ज़ोरदार तरीके से दे दी जाती है कि भैया थोड़ा संभल के चलो, आपका मामला जो है वो ठीक दिशा में जा नहीं रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे।
मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनका स्वागत है। कांग्रेस के युवा नेता अवनीश सिंह बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनका भी स्वागत है। और ग्वालियर से देव श्रीमाली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत है। देव श्रीमाली जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह देखते हैं आप बीजेपी के इस प्रशिक्षण वर्ग के समापन को? 2 दिवसीय, बहुत प्रसन्न चित्र, बॉडी लैंग्वेज, सब मिलजुल कर साथ आगे बढ़ने के वायदे, सब कुछ वैसा ही कॉपी बुक स्टाइल जैसा माना जा रहा था कि जैसा होता है बीजेपी में। क्या कहेंगे आप जी? हाँ देखो, जैसा आपने कहा आखिरी में वैसा ही हुआ, क्योंकि बीजेपी की ताकत असली यही है, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को कोऑर्डिनेट करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनमें इसके कारण पारिवारिक रिश्ते बनते हैं। जो छोटी छोटी गलतफहमियां या आपसी मतभेद या कुछ होते भी हैं तो यहाँ दूर भी हो जाते हैं जी। और सिखाने का काम भी होता है। बीजेपी में ये कम से कम अच्छी बात है, और यही बीजेपी की ताकत है कि वो कैडर के साथ अभी तक चल रही है और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बैठक के भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। हालांकि आज की परिस्थिति और आज से 6 महीने पहले की परिस्थिति वाली बीजेपी में अलग अलग है। आप भी जानते हैं, आपने इसकी तरफ इशारा भी किया। अब बीजेपी ए और बी भी है, तो अब असली चुनौती इस ए और बी बीजेपी को ए बीजेपी के रीति नीति में ढालना है, जो बहुत कठिन काम है। अब कैसे होगा ये तो बीजेपी के संगठन को देखना है। उसका तो एक ही तरीका दिखता है श्रीमाली जी की, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अपना विराट अवतार दिखाया था, और बीजेपी में ये विराट अवतार न सिर्फ बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए है बल्कि उनके अपने नेताओं के लिए भी है। और उसका इतना विराट स्वरूप होता है कि उसमें आप खुद बेहतर जानते हैं कि जनसंघ की परंपरा से आने वाले भी कई दिग्गज विलीन हो चुके हैं, और 1980 के बाद भी राष्ट्रीय राजनीति के या प्रदेश की राजनीति के फलक पर उभरे कई नेता भी उसमें विलीन हो चुके हैं। बहरहाल नरेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं इस सत्र को, और कितना मददगार ये बीजेपी सत्ता संगठन के समन्वय की दृष्टि से है? और जैसा भूपेंद्र सिंह जी स्थानीय शासन मंत्री कह रहे थे कि कुल मिलाकर ये प्रदेश के लिए भी बड़ा उपयोगी सत्र होगा। जी बिल्कुल शरद जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ उस पर चर्चा की। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में इसका एक जो संदेश जाएगा कार्यक्रम का, वो सबके तक पहुंचेगा। दूसरा, देव श्रीमाली जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं पार्टी की ओर से कि उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उसको आपके प्रश्न के उत्तर के माध्यम से रखा है। निश्चित रूप से जो अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ 2 दिवसीय महाकाल की नगरी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई नई बात नहीं है, ये लगातार सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और कांग्रेस अलबत्ता इसके थोड़े से मखौल उड़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा, चाहे एक पुलिस की हम भर्ती करें, चाहे सेना की भर्ती करें, चाहे IAS IPS की भर्ती करें, उन सबको प्रशिक्षण की लगातार जरूरत होती है और उनके बाकायदा प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं। तो राजनीति में यदि कोई लोग काम करते हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, तो उनको प्रशिक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ये प्रशिक्षण के जो अभी हमने मंडल पर आयोजित किए, कई जगह जिलों में भी आयोजित हुए, तो लगातार ये चलते रहते हैं। हमने जो मंडल में प्रशिक्षण वर्ग किए थे उनमें लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग हुआ। अभी जो विधायकों का संपन्न हुआ, इससे पहले जिलाध्यक्षों का भी संपन्न हुआ था। इसमें जो भी विषय रहते हैं, विचारधारा है, आचार व्यवहार है, कार्य पद्धति है, चूंकि ये विधायकों का था इसलिए सत्ता और संगठन के बीच में कैसे समन्वय हो, विधायक कैसे अपना अच्छा काम जनता के बीच में कर सकता है, कैसे उसे विनम्र बना रहना चाहिए। जिस तरह की आपके भी चैनल पे भी 3 इंटरव्यू तीनों कैबिनेट मंत्रियों के दिखाए थे, वे भी प्रशिक्षणार्थी के रूप में उसमें शामिल हुए थे, और उन तीनों ने ही स्वीकार किया कि निश्चित रूप से जो वो यहाँ सीखे हैं उससे प्रदेश को भी लाभ होगा, उनको भी एक अद्भुत इसका अनुभव प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से जहाँ तक विधायकों का प्रबोधन हुआ है, विधायकों को सीखने मिला है, और वो यदि इसको सीखकर अपने क्षेत्रों में जाकर क्रियान्वित करने के प्रयास करेंगे, जैसे कि उनको प्रदेश और केंद्र की योजनाओं के बारे में भी कहा गया कि उसका क्रियान्वयन अच्छा हो, जनता से सतत संपर्क हो, तो मैं समझता हूँ जनता को भी लाभ होगा। अवनीश जी, देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है
वो प्रशिक्षण दें या जो भी कहते कि हर पार्टी का अपना अपना निर्णय होता है, हर पार्टी अपने हिसाब से प्रशिक्षण देती है अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। लेकिन शरद जी, मैं यहाँ बात करूँगा गुड गवर्नेंस की। क्या सिर्फ हमारे देश में, क्या हमारे प्रदेश में क्या सिर्फ अब यही रह गया कि अपना संगठन मजबूत करो? संगठन और सेना तो दुर्योधन की भी बहुत मजबूत थी, कौरवों की उनके मुकाबले बड़ी हल्की सेना थी। आप देखें, क्या रावण की सेना मजबूत नहीं थी? वो भी बहुत मजबूत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है शरद जी, आपकी जो जनता है गुड गवर्नेंस की। मैं अच्छा तब होता जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार कभी अपने मंत्रियों का एक इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करती गुड गवर्नेंस के लिए, क्योंकि आज की तारीख में देश को सबसे पहले आवश्यकता है गुड गवर्नेंस की। क्योंकि अधिकतर राज्यों में जहां देखें भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो आज सर क्या हो रहा है शरद जी, गुड मतलब इनका जो, मैं तो कहता हूं ना, चलो संगठन आज की तारीख में आपका मजबूत है, स्वीकार करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस कहां है सर? आप हमेशा प्रशिक्षण, आप अपने संगठन की बात करते हो। आज 200 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। आज इस भोपाल शहर में 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बिक चुका है प्रति लीटर का। आप देखें कोरोना काल भी आप देखें, ठीक है हमने उस पर कुछ हद तक विजय पाई है, क्योंकि लेकिन उसका एक जो सर्कल चला है 7-8 महीने, वो बड़ा कष्टदायक था। तो शरद जी, सबसे बड़ी बात है गुड गवर्नेंस की। और एक और बात देखिए, एक राजनीतिक जवाब भी मैं देना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, आप कहते हो आपकी संगठन आधारित बहुत महत्वपूर्ण आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम था शरद जी। 50 से ज्यादा विधायक आपके नदारत हैं। आप उज्जैन में कार्यक्रम करते हैं, 50 किलोमीटर पर आपकी एक बहुत बड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री, 6 बार की सांसद सुमित्रा ताई, वो इसमें आती नहीं है। कृष्ण मुरारी मोघे जी नहीं आते, अजय विश्नोई जैसे कई महत्वपूर्ण नेता नहीं आते। अजय विश्नोई थे खासकर विंध्य क्षेत्र से अगर आप बात करें तो विंध्य क्षेत्र से कई सबसे खास बात तो कि 50 से ज्यादा विधायकों का ना आना शरद जी बड़े आश्चर्य की बात। चलिए जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र जी, कांग्रेस का आरोप है कि बड़ी संख्या में विधायक जो हैं वो अनुपस्थित रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि गुड गवर्नेंस पे फोकस होना चाहिए, या मंत्रियों के किसी इंडक्शन प्रोग्राम पर उनके किसी प्रशिक्षण वर्ग की बात हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय संगठन और सत्ता के ऐसे आयोजन की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शरद जी, आपने उनमें से जो प्रश्न निकाले हैं उनसे तो मैं आता हूँ, लेकिन साथ में उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने साथ में 2 बातें और कही थी कि वो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारा संगठन मजबूत है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल पे हमने विजय प्राप्त किया। निश्चित रूप से इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। जी, पूरे देश की बात, पूरे देश के लिए, लेकिन फिर भी देखें बिल्कुल बिल्कुल देश में लाख लोग मर चुके हैं। देश की तरफ से साधुवाद कर रहा हूं, देश की तरफ से साधुवाद दे रहा हूं आपको। मैं देश की तरफ से साधुवाद दे रहा हूं कि हम बेहतर तरीके से निपटने की कोशिश पूरे देशवासी ने मिलकर निपटे हैं, पूरे देशवासी मिलकर निपटे हैं जी। जहां और फिर जो उन्होंने एक प्रश्न उठाया, आपने भी उसको कहा कि सुशासन के, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा, इसमें एक सुशासन का भी विषय था कि कैसे हम सुशासन कर सकते हैं, कैसे हम सुशासन का अर्थ यही है कि जो सरकार की योजना है उनको कैसे बेहतर तरीके से हम जनता तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए विधायकों को प्रेरित किया गया। अब कांग्रेस एक बार बार प्रश्न कर रही है कि कितने विधायक थे, कितने नहीं थे। ये देखिए निश्चित रूप से इक्का दुक्का विधायक उसमें नहीं आए थे, और जो नहीं आए थे उनके, नहीं बाबा 50 आपकी संख्या, आपने अभी एक नाम ही गलत बोला था, उसको शरद जी ने सही किया। ठीक है, लेकिन तो मेरे कहने का मतलब विंध्य क्षेत्र के अधिकतर सभी थे, केवल कुछ जो नहीं थे। देखिए वो खैर, देखिए मैं तो स्पष्ट कहूंगा शरद जी, अरे इनका प्रोग्राम था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं, ना इतनी बड़ी संख्या में नहीं, केवल इक्का दुक्का नहीं थे शरद जी, जो भी नहीं थे। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि अन्य बैठकें होती हैं उनमें भी हमारी परंपरा, जो अपेक्षित लोग होते हैं यदि वे नहीं आ पा रहे हैं तो उन्हें पूर्व में ही सूचना देनी होती है कि हम इस कारण से नहीं आ पा रहे हैं। तो प्रशिक्षण वर्ग में तो हमारे यहाँ और थोड़ी सी सख्ती रहती है। तो निश्चित रूप से जो नहीं आ पा रहे थे उन्होंने कारण सारा विषय अध्यक्ष जी के सामने रखा है, और अध्यक्ष जी के जो आज भी प्रश्न जब अध्यक्ष जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी नहीं आए हैं उनके ना आने के कारण मेरे को सूचित किए गए हैं। जैसे एक मैं बताता हूँ, मान लीजिए कमल पटेल जी हैं, कमल पटेल जी नर्मदा परिक्रमा पे गए थे। अब नर्मदा परिक्रमा उनके पूर्व से तय थी और बाद में वर्ग तय हुए, तो निश्चित रूप से वे नहीं आ सकते थे। तो इस तरह के जो कारण थे उनको मानना पड़ेगा। तो ये उसको ये जी आप एक संक्षिप्त टिप्पणी, फिर मैं श्रीमाली जी की तरफ चलूं। देखिए राजनीतिक दल हमेशा एक समाज सेवा, जन सेवा के लिए बना होता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं शरद जी, शायद वो किसी कांग्रेस नेता ने, शायद मेरी नॉलेज में नहीं कि कही हो, भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह बन चुकी है। कहते हैं प्रोफेशनल कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है,
उसको कोई मतलब नहीं। जैसे जो कंपनी को मतलब होता है ना सिर्फ अपने सेल से, अपने टारगेट अचीवमेंट से, वैसे भाजपा को सिर्फ मतलब है अपने डेवलपमेंट से, अपने संगठन से, अपनी सरकार बनाने से। उनको कोई मतलब नहीं कि पेट्रोल के क्या भाव हो गया, उनको कोई मतलब नहीं कि बेरोजगारी किस स्तर पर चली गई, उनको कोई मतलब नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं साहब कि डॉलर कहां जा रहा है, कि जीडीपी कहां जा रही है। चलिए, ये बहस तो चलती रहेगी आप दोनों की, ये बीजेपी और कांग्रेस का अधिकार है। मैं फिर एक बार शिमाली जी की तरफ चलूंगा, फिर आप दोनों के पास फिर मौका रहेगा अपनी बात रखने का। शिमाली जी, ये प्रशिक्षण सत्र समाप्त हुआ, जैसा आपने भी इशारा किया कि परिस्थितियां इस बार बहुत भिन्न थी, और अब बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर ये चिंता से वो पूरी तरह मुक्त है कि सरकार के सामने क्या कोई चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है। अगर आप बहुमत की बात करें, उपचुनाव ने सारा परिदृश्य स्पष्ट कर दिया है, लेकिन चुनौतियां हमेशा रहती हैं, किसी व्यक्ति के सामने भी, संगठन के सामने भी। और बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे कांग्रेस को रोके, क्योंकि दो ही दलों की मध्य प्रदेश में राजनीति है, और कांग्रेस गाहे बगाहे, ठीक है, अब तक उसकी गलतियां आप मान सकते हैं कि कुछ अधिक रही हैं, लेकिन वो हमेशा लौटने के लिए बिल्कुल अपने को तैयार रखने की कोशिश करती है, और 2018 में तो उसने लौटने का पूरा दमखम भी दिखा ही दिया था। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये प्रशिक्षण सत्र और इसके बरक्स, अब हम ये भी सुन रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के भीतर कांग्रेस भी खजुराहो या पचमढ़ी में इसी तरह का एक सत्र करेगी, जिसमें वो विधानसभा सत्र की भी तैयारी पर बात करेगी और नगरीय निकाय पर भी। जी, क्या कहेंगे आप? सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर कांग्रेस करती है तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि जब पार्टी के अंदर सारी चीज़ों पर बातचीत हो जाती है तो उसमें जो बाकी तोड़ फोड़ और बाहर निकल के लोग बात करते हैं जिससे पार्टी की जग असाई होती है, उससे बचा जा सकता है। कांग्रेस में दरअसल ये वाला सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा कमजोर होने से आपस में कोई समन्वय नहीं बचा है। तो अगर कांग्रेस करती है तो निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए ही नहीं, किसी भी संगठन के लिए आपस में बैठना, विभिन्न विषयों पर बातचीत करना, ताकि 10 लोग अगर बाहर बोलें तो एक जैसा रुझान हो, एक जैसा विचार हो, तो उससे कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती है। तो अगर कांग्रेस ने ऐसा तय किया कि खजुराहो में करेंगे, और दरअसल होता ये भी है कि कांग्रेस के जो वर्ग होते हैं वो दरअसल सभाओं जैसे हो जाते हैं। प्रशिक्षण वर्ग का एक सिस्टम होता है जिसमें एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए, उस सत्रों की गरिमा होनी चाहिए, वहाँ लोग रुकें, एक सामान्य जीवन जिए, कार्यकर्ताओं के बीच में, एक नेताओं के बीच में आपस में एक सामान्य इंटरेक्शन हो, छोटे बड़े का भेद कम हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए ही ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं, चाहे भाजपा के अभ्यास वर्ग हो, चाहे क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, और जैसी एक कहावत हम सुनते हैं कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और वो दुबे जी हो गए, तो कांग्रेस को क्या अपने मूल स्वभाव में ही रहना चाहिए? अगर वो बीजेपी की तरह होने की कोशिश करेगी तो कहीं और नुकसान ना हो जाए उसको, जो उसकी आदत है कि ऐसे सत्रों में अपने ही नेताओं के साथ भिड़ंत लेना, उनकी आलोचना करना, अपनी पार्टी की खामियों पर खुलकर टीका टिप्पणी करना। क्या कांग्रेस इससे अलग हटेगी तो कांग्रेस रह जाएगी? जी है, बिल्कुल। देखो सर जी, मैंने अपनी यही बात तो आपको कही थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आंदोलन की पार्टी थी तो उसमें ये सत्र और शिविर नहीं लगते थे। आप अगर 1975 के पहले की कांग्रेस देखेंगे तो ब्लॉक पर रेगुलर प्रति सप्ताह बैठक होती थी, जिले की बैठकें होती थी, हर साल सेवा दल का एक झर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगता था। ये तो डिटोरेशन 1980 के बाद जब छत्रपवाद पैदा हुआ उसके बाद ये खत्म हुआ है। लेकिन अब वो शंकाएं जो आप जाहिर कर रहे हो वो शंकाएं बहुत प्रभावी है कि पता लगे कि सम्मेलन बुलाया गया था और एक कोई दुर्जन सिंह कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल बाल के जो है उसका पूरा का पूरा कचरा कर दे, जिसकी संभावना पूरी तरह से बनी रहती है। जी तो वो चौबे जी जो है ना, दुबे जी भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये देखना कांग्रेस के लिए एक बहुत सतर्कता भरा कदम होगा। लेकिन अगर कांग्रेस ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाती है तो निश्चित तौर पे अच्छा होगा। जी बुंदेला साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि हम सबका एक मूल स्वभाव है
और वो मूल स्वभाव जब तक बहुत आत्मघाती ना हो, उसमें परिवर्तन की अपेक्षा या परिवर्तन करना भी क्या संभव है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस बदल जाएगी, कांग्रेस बदल गई है, बिल्कुल सही बात है कि ये क्षत्रपवाद की पार्टी रही है बीते करीब करीब 2-3 दशकों से। और यहाँ यही वजह है कि ग्वालियर चंबल का नेता पहले जब कांग्रेस में थे तो सिंधिया जी थे, मध्य भारत के नेता दिग्विजय सिंह जी थे, उधर चलें ट्राइबल लीडरशिप मालवा निमाड़ तो कांतिलाल भूरिया जी थे, इधर मध्य भारत से या आप कह लीजिए होशंगाबाद विदिशा और इधर की राजनीति में पचौरी जी रहे, और उसके पहले अर्जुन सिंह जी विंध्य के, तमाम बातें आती हैं। लेकिन आखिर कांग्रेस क्या रास्ता ढूंढ रही, क्योंकि इसमें हम सबकी भी उत्सुकता है कि आप आंदोलन की पार्टी हैं, बीजेपी काडर की पार्टी है। आंदोलन और काडर का मेल कैसे होगा ये तो बहुत कठिन दिखता है, लेकिन आप अपने मूल स्वभाव के साथ भी अपने को बदल सकते हैं, या जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको परेशान कर रही हैं उनके बारे में मुझे लगता है चिंतन तो गंभीरता से हो ही रहा होगा। देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात, एक बात आपको भी मानना पड़ी जो आपने कहा, आंदोलन की भाजपा जो है एक ठीक है उसको संगठन चलाता है, लेकिन कांग्रेस जो है एक लीडर बेस्ड पार्टी है। ऐसा कहते हैं अगर आपको नेता बनना है, जो नेता निकलता है वो कांग्रेस से निकलता है। मैंने कहा ना, भाजपा के जो नेता जो होते हैं बेसिकली वो एक किराएदार होते हैं कि वो जब तक जिस कंपनी में हैं, जब तक आप जिस पार्टी में हैं तब तक आपकी वक़्त है। जैसे आपने पार्टी छोड़ी, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेता है भाजपा का जो उसके बाद अपने आप को रिवाइव कर या अपने आप को सेव कर पाया या सर्वाइव कर पाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शरद जी डेवलपमेंट का पूरा मौका देती है। आप सबसे बड़ी बात देखें, आज यूथ जो निकल के आते हैं बड़े बड़े नेता, सबसे पहले अगर हम सबसे युवा केंद्रीय मंत्री की बात करें तो सगाथा लेकिन बुंदेला जी, यहाँ एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि आपकी पार्टी क्या नेताओं का विकास करती है कि पार्टी का भी विकास करती है? और पार्टी का विकास होगा तो वो लंबा सत्ता में जिस तरह की लंबी भूमिका उसने पहले अदा की है, वो अभी तो ऐसा लगता है कि आपके नेताओं के विकास पर उनके इंडिविजुअल अप्रोच अधिक नजर आते हैं। शरद जी देखिए, एक कहावत है कि सक्सेस हैव मेनी फादर्स एंड अनसक्सेस हैज नन। बिल्कुल ठीक है। आज हम विपक्ष में मध्य प्रदेश में इसलिए बातें हो रही, यही बातें जब 2018 में हम सरकार में आए थे तो मैंने इन्हीं कई चैनलों पर मीडिया में सुना कि कमलनाथ जी की रणनीति अच्छी थी, भाजपा का संगठन कमजोर था। आज राजस्थान, ये अभी भी कहा हाँ, राजस्थान रणनीति उनकी बेहतर रही। राजस्थान की बात कर, राजस्थान में यही बातें होती, ये बातें होती कि देखिए सचिन पायलट को बकायदा सेफ कर, मतलब आपने वो रिटेन किया। तो ये शरद जी देखिए, आज हम स्वीकार करते हैं, देखिए हमने एक बहुत बड़े व्यक्ति, एक बहुत बड़े नेता को हमने उसको डेवलप किया था और मात्र 32 साल की उम्र में उनको स्वतंत्र प्रभार बना दिया था, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था। लेकिन ठीक है, अब कोई बात हुई, घर में 2 लोग थे, कुछ बात हुई, वो चले गए छोड़ के। तो देखिए क्या होता है शरद जी, ये स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैंने कहा ना, कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है। अगर आपको मास लीडर देखना तो आपको कांग्रेस में ही मिलेंगे। बड़ी छोटी छोटी उम्र में, 33 साल की उम्र में बड़े बड़े आप देखें ना, आप आदरणीय दिग्विजय सिंह, हम लोग सबकी मंशा ये है कि लोकतंत्र में मास लीडर के साथ एक मास पार्टी के तौर पर भी आपकी पार्टी, सर वो पार्टी जनसेवा वाली पार्टी, चलिए वो वक्त कम है मेरे पास, जनसेवा वाली पार्टी नहीं जी, बहुत कम वक्त है। नरेंद्र जी जी बिल्कुल शरद जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ विशेष रूप से कि अभी अवनीश जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में चूंकि संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए व्यक्ति यदि बाहर जाता भी है तो उसके साथ लोग जाते नहीं है, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण संगठन है और विचारधारा है जिसके लिए संगठन काम करता है। सुन लीजिए पहली बात, दूसरी तरफ बना दिए संगठन कैडर है। शरद जी मेरा सवाल एक है, दूसरी तरफ ग्रो और सवाल पर भी जवाब दीजिएगा। ग्रो और गुट गठबंधन की जो गठबंधन होता है उसमें अंतर ये होता है कि हर कोई भी गुट अलग उठ के चल देता है तो वो उसके साथ लोग चल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित है और संगठन में और भीड़ तंत्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको कांग्रेस को समझना चाहिए। अवसरवादी पार्टी भारतीय जनता तरीके से आपको सरकार बनानी है। 1951 से जनसंघ के रूप में गारंटी दे रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव कल भाजपा का समर्थन कर दे तो लालू यादव बाहर आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, चलिए प्योरली अवसरवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस बात को मैं दावे से कहता हूं, सब संगठन कैडर सब झूठ है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम घटा है उसने बता दिया शरद जी, कोई कैडर नहीं है, कोई संगठन नहीं है, इनका माई बाप सिर्फ सत्ता है। सत्ता में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत कोई इनका धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई जनसेवा नहीं, सिर्फ इनका ईमान देश की जनता ऐसे ही भरोसा कर रही है। अरे
ये देश की जनता ऐसे ही भरोसा कर रही है। बेचारी को पता ही नहीं कि वो कहाँ अच्छा, फंस गई। जनता की विजडम पे सवाल। जनता जनार्दन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। लीटर पे जो जनता चुप है, जनता जनार्दन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। 60 रुपए लीटर पे जो जनता चिल्लाती थी, जनता 100 सब रुपए देख में रही है। को एक बार सर जी 100 रुपए में 2014 में जनता देख रही है। 2019 में रिपीट किया 100 रुपए जनता ने लीटर पे जनता क्यों चुप है इस बात का तो आप जवाब इस पे तो बहस और नहीं। ज्यादा बढ़ के सीटें दी। नहीं अब ना तो परचेसिंग पावर बढ़ी जनता की, अरे ना आप ही व्यापार जनता पे बढ़ा, प्रश्न चिन्ह ना लगा रहे हो। जीडीपी बढ़ी। 100 रुपए पे जनता क्यों चुप है? क्योंकि चलिए आपने मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा इस बातचीत को। बहुत धन्यवाद Thank you, sir. बुंदेला जी, धन्यवाद नरेंद्र जी, और धन्यवाद श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर चुनौती तो गहरी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें या बीजेपी की बात करें, चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती हैं। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि विजयी पार्टी के लिए ये चुनौतियां और अधिक होती हैं। भले ही आपको लगे कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन उसका हर मैच उस पर एक बड़े दबाव की तरह होता है। और जब आप लगातार मैच जीतते चले जाते हैं तो आपके पास जो प्लेइंग 11 होती है, उस प्लेइंग 11 में कैप्टेंसी की तरफ बढ़ने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। और ये एक विनिंग लेवल पर लगातार अगले चरण में पहुंचने वाली पार्टी की बड़ी चुनौती होती है कि आगे जाकर वो इस लीडर्स कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर निकले। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो केंद्र में और राज्यों में अपने प्रभाव को लेकर आगे बढ़ रही है, तो उसके पास उसके महत्वाकांक्षी नेताओं की जमात भी बढ़ रही है। लेकिन ये बीजेपी की चुनौती है। कांग्रेस के लिए चुनौती यही है कि वो कैसे अपनी ताकत में और वृद्धि करके बीजेपी को टक्कर दे, और उसके यहाँ निरंतर इस पर चिंतन विचार विमर्श जारी है। दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं। नमस्कार।